अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो इन दोनों चीज़ों को समझने से पहले हमने थोड़े बेसिक समझने हैं, और बेसिक मैंने डिस्कस भी किए हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर किसी ने वो नहीं देखे तो पहले वो देखे, या कम से कम वो ऐसे कंसेप्ट है, अगर कोई 9th में कोई स्टूडेंट है या 10th में है या हाई लेवल में है, कम से कम उनको तो कुछ ना कुछ पता होगा। बहरहाल मैं उसको थोड़ा टच देना चाहता हूँ। देखिए, ये एटॉमिक नंबर या मास नंबर, ये दोनों रिलेटेड है एटम के साथ, यानी एक एटम की प्रॉपर्टीज़ है। अब ये एटम का जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ इस तरह से कि तकरीबन 400 BC, राउंड अबाउट इन 400 BC, डेमोक्रिटस एक साइंटिस्ट था। डेमोक्रिटस, उसने ये कहा कि अगर कोई मैटर उठा ले, कोई चीज़ हम उठा ले, उसको हम टुकड़े करना चाहे, टुकड़े करते जाए, एक ऐसा टुकड़ा आ जाएगा, एक ऐसा ज़र्रा आ जाएगा, यानी तकसीम करने के बाद कि वो मज़ीद तकसीम नहीं होगा। उसी ज़र्रे को डेमोक्रिटस ने नाम दिया एटम का। तो एटम का कंसेप्ट उधर से आया, ठीक है। फिर अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उस ज़माने के और साइंटिस्ट या फिलोसोफर हम कह सकते हैं, अरिस्टोटल, अरस्तू या अफलातून वगैरह थे, उन्होंने इस कंसेप्ट का मजाक उठाया कि ये क्या गप वगैरह है। इसलिए लोगों ने 2000 साल तक एटम का जो कॉन्सेप्ट था इसको इग्नोर किया, क्योंकि अरिस्टोटल, अरस्तू और अफलातून डेमोक्रिटस के लिहाज से इनके बनिस्बत वो काफ़ी रिनोन्ड फिलोसोफर थे, काफ़ी मशहूर थे। लोगों में उनकी बातें चलती थी, उनके कोटेशन चलते थे लोगों के जहनों पर अरस्तू और अफलातून का क्या था, असर था। इसलिए डेमोक्रिटस की इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। तो 2000 साल तक किसी ने नहीं माना, किसी ने रिसर्च नहीं किया, किसी ने नहीं ढूंढा तकरीबन। फिर बाद में कुछ साइंटिस्टों ने, स्पेशली जब हम मेंशन करते तो सबसे पहला नाम जो हमको आता है वो है डाल्टन। 1808 ईस्वी एडी में, एडी एनो डोमिनी, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो तारीख शुरू होता है वो एडी कहलाता है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद पैदाइश से पहले भी पोर क्रिस्ट जो तारीख़ माना जाता है उसको हम कहते हैं BC, ठीक है। BC और एडी अभी चल रहा है 2022 एडी। इसका मतलब ये हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुआ तो पैदाइश से लेकर आज तक ईसा अलैहिस्सलाम के 2022 साल गुजरे। समझ आ गई, ठीक है। तो 1808 एडी में, आज से तकरीबन 216 साल पहले, डाल्टन ने एटम का कॉन्सेप्ट दिया और काफ़ी एक्सप्लेनेशन की। अभी मैं उसके तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक अपना, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का अपना चैप्टर है, उसमें हम तफसील के साथ पढ़ेंगे डाल्टन थ्योरी में क्या कहा गया है, या एटम की दूसरी थ्योरीज हैं, दूसरी मॉडल्स हैं, उनके बारे में तफसील के साथ फिर हम डिस्कस कर देंगे। तो एटम के बारे में फिर ये होगा। अच्छा, ये जब डेमोक्रिटस ने कहा कि हर चीज़ एटम से बना है, हर चीज़ एटम से बना है, और इससे पहले लेक्चर्स में हमने ये बताया कि दुनिया में दो किस्म की चीज़ें होते हैं, एक प्योर होते हैं और एक इम्प्योर होते हैं। प्योर को हमने बताया कि ये एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड, इम्प्योर मिक्सचर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितने प्योर है, इम्प्योर है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर, ये 3 कैटेगरी में हम सारी सब चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली बने हैं एटमों से, लेकिन हम शुरू करेंगे एलिमेंट से। एलिमेंट को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि एलिमेंट को तो मैंने तफसील के साथ डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन एलिमेंट के बारे में हमने कहा था कि एलिमेंट
वो चीज़ हैं जो कि एक जैसे एटमोस आइडेंटिकल एटम से बना होता है, आइडेंटिकल एटम से बना होता है, आइडेंटिकल एटम से। ठीक है, अभी हमने ये बताया कि जो जितनी चीज़ें हैं, मैटर है, ये एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, जो चीज़ भी हो दुनिया में, वो बना है एटम से। ठीक है, समझ आ गई। अभी एटम के बारे में मैंने ये बताना था कि डाल्टन, फिर थॉमसन आ गए, अल्बर्ट आइंस्टाइन का रोल है, इसके अलावा रदरफोर्ड का रोल है, बोहर का है, एरविन श्रोडिंगर का है, इसके अलावा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इन सब साइंटिस्टों का एटम को आइडेंटिफिकेशन, एटम की आइडेंटिफिकेशन, एटम को खोजना, एटम का स्ट्रक्चर मालूम करना, एटम के बारे में हमको बताना, इन साइंटिस्टों ने काफ़ी रोल अदा किया है, काफ़ी वक्त दिया है इन साइंटिस्टों ने, जो मैंने नाम जिक्र किए। इसके अलावा और भी है, लेकिन ये मशहूर जिसने बड़े बड़े काम की। एटम के बारे में ये मालूम हो गया है कि एटम के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं एटम के। एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है हमारे साथ शेल्स। शेल्स को ऑर्बिट भी कहते हैं हम, ऑर्बिट्स। और इनको शेल और ऑर्बिट को बोहर ने एनर्जी लेवल का नाम भी दिया था, एनर्जी लेवल्स। ठीक है, और बाज़ लोग ये भी पसंद करते हैं कि इन शेल ऑर्बिट एनर्जी लेवल को बाज़ लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं, रीजन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं बाज़ लोग। ठीक है, अभी इस लिहाज से अगर मैं एटम का स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहूँ, एटम का जो पिक्चर है, देखिए एटम इंतहाई, एटम का मतलब है वो चीज़ जो तकसीम ना होता हो। अभी तो होता है, लेकिन उस ज़माने में जब एक बात मशहूर होती है तो फिर चलती रहती है। आपने सुना होगा मलेरिया के बारे में। मलेरिया दो लफ्ज़ों का कम्बिनेशन है, माला एंड एरिया। माला मीन या मेल मीन बैड और एरिया मीन एयर। वो बीमारी जो कि बुरी हवा से, गंदी हवा से लगे, मलेरिया कहलाता है। हालांकि रिसर्च ये बताती है या ये मालूम किया गया है कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से लगती है, गंदी हवा से नहीं लगती। लेकिन नाम पड़ा है, अभी तक उसको हम मलेरिया के नाम से जानते हैं, नाम तब्दील नहीं किया। इसी तरह जब एक नाम रूट कर जाता है साइंटिफिक कम्युनिटी में, बुक में, रिसर्च पेपर्स में, फिर वो नहीं तब्दील होता। तो एटम का मतलब है जो चीज़ तकसीम ना होता हो। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियस। दो पार्ट्स है एटम के, एक न्यूक्लियस और दूसरा शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। देखिए हमारा मेन टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर और मास नंबर को समझाने के लिए मुझे ये बेसिक पढ़ाना, ये बेसिक समझाना इंतहाई ज़रूरी है। आपने दिल तंग नहीं करने, आपने इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इससे हासिल करने हैं। जो भी आपकी काम की चीज़ें उनको हासिल करो, नोट डाउन करो। ये काफ़ी कीमती बात, सालों की मेहनत है, आपने इसको नोट डाउन करना है और अपने साथ रखना है। ठीक है, MCQs जहाँ भी आपके टेस्ट हो रहे हो, MCQs वगैरह के लिहाज से आपने पढ़ाना है, इस लिहाज से, किसी भी लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर वगैरह के लिए। ठीक है, देखिए अभी न्यूक्लियस, अगर मैं एटम का स्ट्रक्चर, ये मॉडल मैं बताना चाहता था कि एटम इतना छोटा है कि इनको हम देख नहीं सकते। मशीनों के ज़रिए भी हम सही तरीके से कितने सोफिस्टिकेटेड मशीन हैं मालूम कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। पिक्चर हमने मॉडल से बनाए हैं। और एटम का अगर मैं मॉडल बनना चाहूँ तो एक न्यूक्लियस होता है छोटा सा, ठीक है, न्यूक्लियस, और इनके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं, इस तरह के शेल्स, और भी शेल्स होते हैं। अभी और बात, एटम के तो दो हिस्से हैं, एक न्यूक्लियस और दूसरा शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ये एटम में साइंटिस्ट कहते हैं कि 100 से ज़्यादा छोटे छोटे ज़रात हैं, एटम से भी छोटे छोटे ज़रात, लेकिन वो 3 ज़र्रे
जो कि एवरी टाइम एग्जिस्टेंस है, हर वक्त इनकी मौजूदगी होती है एटम में। और एक केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए या केमिस्ट्री टीचर के लिए या एक रिसर्चर के लिए जो कि केमिस्ट्री को न्यूक्लियर के बेस पे नहीं पढ़ता है, ठीक है, उनके लिए ये तीनों चीज़ें बस ज़रूरी है, तीनों पार्टिकल्स। वो तीनों पार्टिकल कौन कौन से हैं देखें। एक उसमें है न्यूट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है हमारे साथ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम सिंबलाइज करते हैं एन, ऊपर 0 लिखते हैं एन नॉट, और प्रोटॉन को हम सिंबलाइज करते हैं पी, और ऊपर हम प्लस का निशान लगाते हैं। समझा देता हूं कि एन नॉट या पी पॉजिटिव का क्या मतलब होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है वो होता है ई, और ऊपर हम नेगेटिव माइनस लगा देते हैं। समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो ये तीनों पार्टिकल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये एटम में मौजूद होते हैं, ठीक है। और इन तीनों पार्टिकल को कलेक्टिवली हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्यों कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल? ये जो सब का लफ्ज़ है सुना होगा आपने, देखे, ये सेट है, सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नंबर। आप मैथमेटिक्स वाले अगर हो तो आपने सुना होगा। इससे पहले अगर मैं SUB सब लगा दूं तो सब सेट, सेट का एक बड़े सेट से आपने छोटे छोटे सेट बनाए तो छोटा सेट। इसके अलावा सेट से छोटा हो, मैं बड़े सेट से छोटे। इसके अलावा ग्रुप हमारे साथ एक लफ्ज़ है, ग्रुप, बड़ा ग्रुप, कलेक्शन ऑफ पीपल हो या कोई भी चीज़ हो। इससे आगे हम लगाते सब, तो सब ग्रुप बन जाता है, छोटा ग्रुप। इसी तरह एटम है, एटम से छोटे जो ज़रात है वो सब एटॉमिक। सब एटॉमिक मीन एटम से भी छोटे, और वो 3 है मेनली, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। देखिए, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन, ये दोनों न्यूक्लियस में होते हैं। ये सेंटर पार्ट है न्यूक्लियस। इधर न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। क्या? न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन, यानी न्यूक्लियस में रहने वाले। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूक्लियस में रहते। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये शेल्स में होता है, ये शेल्स में होता है। ये जो शेल होते हैं इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इस तरह और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर बाद में पढ़ाएंगे। इधर तक तो समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, बता सकते हो, ठीक है, कोई वो मसला नहीं है। और वीडियो बनाएंगे, कमेंट में हम आपको जवाब देंगे। इसके अलावा इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें, ये तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? शेल्स में पाया जाता है। अभी अगर मैं इनके मास को कंपेयर करूं, तो न्यूट्रॉन इन तीनों में से सबसे हेवी है। इससे कम मास प्रोटॉन का है, इससे कम मास फिर इलेक्ट्रॉन का है। सबसे ज़्यादा मास किसका है? न्यूट्रॉन का। इससे कम प्रोटॉन का, फिर इससे कम इलेक्ट्रॉन का। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ, अगर वो एक जुमले में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये इधर m लिखता हूँ, ये मास ऑफ क्या? न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन, ये मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन का निशान, इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक जुमला में लिख सकता हूं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई? ठीक है।
इसके अलावा अगर ये कोई पूछे कि ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कितना टाइम ज़्यादा हेवी है, तो ये है न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 1842 गुना, 1842 टाइम हेवियर है। और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 या 37 गुना क्या है, हेवियर है। और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन से तकरीबन 6 टाइम हेवियर है। समझ आ गई ये भी। अब ये देखिए समझने की बात, जो ये एटम का एक स्ट्रक्चर है। मैंने यानी वो बात की जो क्लास 7 तक हो, यानी क्लास 7 या 8 तक, वो बातें भी मैंने इंक्लूड की, इसलिए कि आपका एक बेस बन जाए। जब बेस बन जाए तो आपको चीज़ें आसान यानी लगती है। फिर देखिए अभी मैं इसको मिटाता हूँ, ये शेल एनर्जी लेवल वगैरह सबको। ये एक एटम है। अभी ये मालूम है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें बनाई। तो मैंने मेंशन किया, साइंटिस्टों ने मालूम की कि ये सारी चीज़ें जो बनी है ये एटमों से बनी है। दुनिया में याद रखें नेचुरली अल्लाह ताला ने एटम बनाए है, तो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन है। इन प्रोटॉन की तादाद को मुख्तलिफ रखा है। बाज़ एटम ऐसे है जिसमें 1 प्रोटॉन रखा है, बाज़ ऐसे है जिसमें 2 प्रोटॉन रखे हैं, बाज़ ऐसे है जिसमें 3 प्रोटॉन रखे हैं, बाज़ ऐसे है जिसमें 4 प्रोटॉन रखे हैं। तो एटम जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई है वो एटमों से बनी हैं। वो एटम की न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो हर एटम के अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल देखें कार्बन को देखें। कार्बन हमारे साथ एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में इसका नाम भी है। ये हमारे साथ एक एलिमेंट है। कौन सा? कार्बन हमारे साथ एक एलिमेंट है। ठीक है, और ये है कहाँ? ग्रेफाइट का नाम आपने सुना होगा। पेंसिल का जो सिक्का है, पेंसिल है ग्रेफाइट का, वो कार्बन ही का एलिमेंट है, वो कार्बन ही है। एक कार्बन को अगर मैं एक पेंसिल उठाऊं, पेंसिल का एक टुकड़ा, पेंसिल के एक सिक्के को उठाऊं, वो एक सिक्का है। ठीक है, इसको अगर मैं एनालाइज करूं, इसको देखना चाहूं, तो ये एक एलिमेंट है। और एलिमेंट के बारे में हमारा सोच ये है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एलिमेंट एक जैसे एटमों से बना है। शुरू में मैंने जिक्र किया कि एलिमेंट आइडेंटिकल एटम से बना है। ठीक है, अभी इसको मैंने देखा तो ये बहुत से एटमों से बना है। जब देखा कि एक एटम है, एटम के न्यूक्लियस को मैंने देखा है, कार्बन एटम की न्यूक्लियस को मैंने देखा, तो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन थे। दूसरे एटम की न्यूक्लियस को देखा, उसमें भी 6 प्रोटॉन थे। तो सब के सब जितने भी कार्बन के एटम थे, सब में क्या था? 6 प्रोटॉन थे। फिर मैंने क्या किया, एक आयरन का टुकड़ा उठाया, आयरन का टुकड़ा उठाया, वो भी एक एलिमेंट है, आयरन भी एक एलिमेंट है। और जाना पहचाना चीज है आयरन, जाना पहचाना चीज है, हमारे डेली लाइफ में रोज इस्तेमाल होता रहता है। हर जगह हमारे साथ आयरन मौजूद है। आयरन का एक नेल में उठाऊं, कील में उठाऊं, एक कील अगर मैं उठाऊं, तो ये भी एटमों से बना होगा। लाजमन बात। इनके एटमों को मैंने एनालाइज किया, इनके एटमों को, आयरन की एटमों को मैंने देखा, तो क्या था? इसके हर एटम में 26 प्रोटॉन थे, जो कि कार्बन से मुख्तलिफ है। कार्बन के एटम की न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन, आयरन की एटम की न्यूक्लियस में, आयरन एलिमेंट के एटमों के न्यूक्लियस के में क्या थे? 26 प्रोटॉन थे। फिर मैंने क्या किया, साइंटिस्टों ने क्या किया? देखना शुरू किया। तो करते करते 92
एलिमेंट्स ऐसे बताए नेचुरली जो मौजूद थे 92 कि जिनमें प्रोटॉन की तादाद, एटमों में प्रोटॉन की तादाद अलग अलग थी। ठीक है, समझ आ गई। बहन में, कुदरत में 92 को, यानी देखें सॉरी, हाइड्रोजन को देखा, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन था। फिर बेरिलियम को देखा, बेरिलियम के, हीलियम को देखा, हीलियम की न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन थे। फिर लिथियम को देखा, लिथियम की न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन थे। तो ये चीज़ें डिफरेंट हो रही थी किस लिहाज से? प्रोटॉन की तादाद के लिहाज से। अगर कोई चीज़ ऐसा हो कि जिसकी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन हो तो उसको साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन माना, इसको हाइड्रोजन का नाम दिया। और कोई ऐसा एटम, ऐसा एलिमेंट के जिसके एटम की न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन थे, साइंटिस्ट लोगों ने उनको हीलियम माना। और ऐसे एलिमेंट जिसके एटम के अंदर 8 प्रोटॉन थे, एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन थे? 8 प्रोटॉन थे। तो साइंटिस्ट ने उनको ऑक्सीजन माना। तो ये चीज़ साइंटिस्ट लोगों ने किया कि 92 मुख्तलिफ एलिमेंट आइडेंटिफाई की, उनकी न्यूक्लियस को देखा, हर एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में अलग अलग प्रोटॉन थे। तो ये साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि इसको कोई नाम दिया जाए कि एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट में एटम्स होते हैं एक जैसे, एक एलिमेंट एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं, और वो प्रोटॉन की तादाद अलग अलग होती है। तो इस प्रॉपर्टी को, इसको नाम दिया एटॉमिक नंबर। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उस एलिमेंट का क्या है? एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, समझ आ गई। ये बेसिक मैंने क्लियर करना चाहा। तो और याद रखिए, ये एटॉमिक नंबर जो है, ये एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। ये Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और Z स्टैंड फॉर जाल, जो कि जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है, और इसका मतलब है नंबर। पश्तो में हम कहते हैं जल, योजल, द्वाजल, द्रेजल, सलोरजल, इस तरह नंबर। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसका Z हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो है Z क्या है? 1 है। इसका मतलब यह है कि इसमें एक प्रोटॉन है। ठीक है, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का क्या? ऑक्सीजन का 8, इस तरह चलते जाओ। बहन में मैंने बताया ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट के एटमों की वो मैंने बताई। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया कि एक एटम होता है, एक एटम न्यूक्लियस उसका होता है, उसके अंदर शेल्स होते हैं। तो एटम की न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये भी मालूम किया गया है दुनिया में जो चीज़ें हैं वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन ये पेन है, ये मार्कर, ये एटमों से बना है, ये एटमों से बना है, जो चीज़ भी वो एटमों से बना है। इस जब एटमों से बना है तो इसके अंदर प्रोटॉन भी है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। मकसद कि इसके अंदर चार्जेस है, इसके अंदर चार्जेस है, प्रोटॉन्स भी है, पॉजिटिव चार्जेस भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, नेगेटिव चार्जेस भी। ये ब्लैक मार्कर है, ये भी एटमों से बना है, ये भी, इसमें भी प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। और ये चार्ज की प्रॉपर्टी याद रखिए, ये चार्ज की प्रॉपर्टी जहाँ चार्ज होगा उधर या अट्रैक्शन होगा या रिपल्जन होगा, ये हो नहीं सकता। जहाँ पे चार्ज होगा उधर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, उधर रिपल्जन होगा। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, कानून है।
लेकिन अगर मैं ये दो मार्कर को आपस में करीब लाऊं, ना तो इनके दरमियान रिपल्जन है और ना इनके दरमियान अट्रैक्शन है। हालांकि इस पेन के अंदर एटम जो है ये एटमों से बना है और एटम के अंदर चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, फिर भी ये रिपल्जन नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों न्यूट्रल है। अभी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये न्यूट्रल क्यों है। ये न्यूट्रल क्यों है? ये इसलिए न्यूट्रल है कि पेन के अंदर के पेन बना है एटमों से। एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है और शेल्स हैं। एटम की न्यूक्लियस में प्रोटॉन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि घूम रहे होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली प्रोटॉन के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उस पर नेगेटिव चार्ज है। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद आपस में बराबर है, इनका जो नंबर है इक्वल है। चार्जेस तो वैसे भी एक पे पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे यूनिट चार्ज की जो मिकदार है वो भी बराबर, लेकिन अपोजिट इन वो क्या कहलाते हैं वो सिंबल, एक पॉजिटिव कन्वेंशनली और एक नेगेटिव कन्वेंशनली, ठीक है, रिवायती तौर। कन्वेंशनली मीन रिवायती तौर, साइंटिस्टों ने इनको माना है कि ये पॉजिटिव है। इनकी तादाद बराबर है। जब तादाद बराबर है तो 2 - 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन तो आपस में क्या करते हैं? कैंसिल। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि पेंसिल का जो एक सिक्का है, पेंसिल का, मैं आसान एग्जांपल लेना चाहता हूँ, पेंसिल का जो सिक्का है वो बना है कार्बन से, तो हर एक एटम में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए ये न्यूट्रल है। देखिए हम कभी कभी रबिंग करके, इस तरह रबिंग करके हम क्या करते हैं, कोई चीज़ पर अट्रैक्शन होती है, वो हम किसी चीज़ गंद वगैरह के साथ करीब करते हैं तो फिर अट्रैक्शन होती है, रिपल्जन होती है। वो क्यों होती है? इसलिए कि चार्ज की कमी ज़्यादा आ जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा आ जाती है, चार्ज बिल्डअप हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो जाता है। इसलिए चार्ज जब पैदा होते हैं तो अट्रैक्शन और रिपल्जन होता है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक एटम में, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतनी ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बाज़ लोग इस लिहाज से ये डेफिनेशन भी करते हैं कि शेल्स में, एटम के शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर है। लेकिन न्यूट्रल एटम इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, निकल जाए तो फिर आयन बनता है, या इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए फिर भी आयन बन जाता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। और ये एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, क्योंकि हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए फिर याद रखें, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके एक एटम को उठाओ, एक एटम में एक प्रोटॉन है, और ये एक इसका आइडेंटिफिकेशन है किसी तरीके से, कि ये मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। किसी तरीके से आपने उसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर एक और प्रोटॉन डाला, एक और प्रोटॉन इंसर्ट किया, न्यूक्लियस में एक और प्रोटॉन इंजेक्ट किया किसी तरीके से भी, तो फिर ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ये बनेगा हीलियम। यही हीलियम है। आपने अगर इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक और प्रोटॉन फेंका, इंसर्ट किया, अंदर किया न्यूक्लियस के अंदर, तो फिर ये हीलियम नहीं रहेगा, ये लिथियम बन जाएगा। यही लिथियम के अंदर एक आपने 3 प्रोटॉन और गिराए तो 3 × 3 6 हो जाएंगे, तो फिर ये नहीं रहेगा लिथियम, ये कार्बन बन जाएगा। और इस तरीके से नई एलिमेंट आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, इसमें यही होता है। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनाते हैं, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की तादाद कम ज़्यादा करते हैं, एलिमेंट तब्दील हो जाता है। नेचर में भी होता है, नेचर में, कायनात में नाइट्रोजन से कार्बन बनता है, कार्बन 14, रेडिएक्टिव कार्बन बनता है। नेचर में होता है, ये हाइड्रोजन से कार्बन बन जाए, कार्बन से नाइट्रोजन बन जाए, ये होता रहता है। क्यों? कि उसकी प्रोटॉन, उनकी तादाद, उनमें प्रोटॉन की तादाद अलग हो जाती है। समझ आ गई? ठीक है। ये नेक्स्ट जो है ये हमारे साथ है मास नंबर। अभी मैंने इतना बेस बनाया है कि कम से कम ये मास नंबर बहुत आसानी के साथ मैं समझा सकता हूँ। देखिए एक एटम का न्यूक्लियस होता है, मैंने बताया कि न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, क्या होता है? प्रोटॉन। और न्यूक्लियस में साथ में न्यूट्रॉन भी होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन भी होता है। अब एक एटम में एक एलिमेंट है, एलिमेंट, उनके एटमों को उठाओ, एक एटम को उठाओ, एक एटम में जितने प्रोटॉन हैं जितने न्यूट्रॉन है,
इन दोनों को आपस में कंबाइन करो, ए कहलाता है, ये कहलाता है क्या, ये कहलाता है मास नंबर। क्या कहलाता है, ये कहलाता है मास नंबर। फिर मैं कार्बन का एग्जाम्पल उठाना चाहता हूँ। देखिए कार्बन का आपने फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन एलिमेंट आपने उठाया, देखिए कार्बन है, ये हमारे साथ एक एलिमेंट है। एलिमेंट इसलिए है, क्यों है एलिमेंट बता सकते हो? इसलिए कि एक जैसे एटमों से बना है, और जो चीज़ एक जैसे एटमों से बना होगा उसको हम कहते हैं एलिमेंट। तो कार्बन एक एलिमेंट। एक पेंसिल का हमने एक सिक्का उठाया, उनके हमने क्या देखे, एटम देखे। तो जब एटम देखे और एटम न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस देखा, तो हमने देखा एक एटम को हमने उठाया कार्बन का, उसमें हमने देखा 6 प्रोटॉन थे और साथ में न्यूट्रॉन की तादाद जब देखी तो 6 न्यूट्रॉन भी थे। अभी इस कार्बन के इस एटम का जो मास नंबर है, मास नंबर मैंने कहा कि जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है इसको सम अप करो, सम करो, इसका मजमूआ बनाओ, जमा करो, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मास नंबर। तो इसका जो मास नंबर है 6 × 6 ये 12 कहलाएगा। तो ये कार्बन 12, इसको हम कहते हैं कार्बन 12। मजीद में उठाता गया एक और एक एटम मैंने देखा, वो कुछ इस तरह था। जब मैंने देखा तो उसमें 6 प्रोटॉन थे, प्रोटॉन तो वही थे, लेकिन अजीब बात ये निकली कि उसमें न्यूट्रॉन 7 थे, 7 न्यूट्रॉन थे। कार्बन का एलिमेंट है, आइडेंटिफिकेशन, ये आइडेंटिफिकेशन एटॉमिक नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर है। एटॉमिक नंबर अलग होगा तो चीज़ अलग होगी। न्यूट्रॉन की तादाद पे एक एलिमेंट तब्दील नहीं होगा। देखा तो इसका मास नंबर क्या निकला, 6 × 7, तो एक कार्बन 13 निकला। यही कार्बन है क्योंकि एटॉमिक नंबर तो 6 है, लेकिन मास नंबर इसका क्या है, 13। मास नंबर मीन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद का मजमूआ। चलता गया एक बहुत रेयर उसमें मैंने देखा कि उसमें 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस में और 8 न्यूट्रॉन थे। तो इसका तो सम नंबर क्या होता है, तो ये तो 14 आता है, तो ये 14 है। तो न्यूट्रॉन के लिहाज से कार्बन के 3 एटम मेरे सामने आ गए एक एलिमेंट में, कार्बन 13, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये तीनों मेरे साथ आ गए। और इसी को साइंटिस्ट लोगों ने आइसोटोप्स का नाम दिया कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, कार्बन का 6, कार्बन 12 का 6, कार्बन 13 का 6, कार्बन 14 का 6, लेकिन मास नंबर अलग अलग हो। मास नंबर मीन न्यूट्रॉन की तादाद अलग अलग हो। ठीक है, तो इसलिए हम मास नंबर को एज आइडेंटिफिकेशन इस्तेमाल नहीं करते। आइडेंटिफिकेशन हम सिर्फ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Z, इसको हम आइडेंटिफिकेशन नंबर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई? तो मास नंबर अगर लिखना चाहो तो लिखो मास नंबर द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये मास नंबर एक एलिमेंट के अलग अलग हो सकते हैं, एटॉमिक नंबर एक जैसे होंगे एक एलिमेंट का। ठीक है, क्लोरीन का देखो, क्लोरीन के एक एटम, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसका मतलब है 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक का मास नंबर है 35, दूसरे का मास नंबर है 37। ठीक है, ये देखिए न्यूट्रॉन की तादाद की वजह से। अगर कोई एक फार्मूला लिखना चाहे, फार्मूले से पहले कि किस तरह एटॉमिक नंबर को मास नंबर को मालूम करे, ये इसको पढ़ने से पहले ये देखें रिप्रेजेंटेशन। अगर हम चाहे, यह याद रखें, ये भी मास नंबर जो है ये मास नंबर ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और ए स्टैंड फॉर atomic atomic जर्मन वर्ड है, atomic वेट की को कहते हैं, जर्मन वर्ड है atomic एविच्ड।
तो ये मास नंबर इट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर। शुरू में मैंने जिक्र किया कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं, और इसकी तादाद को न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर रिप्रेजेंटेड बाई ए। अगर आप अभी एक एलिमेंट के लिए ये मास एटॉमिक नंबर और मास नंबर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहो तो इस तरह लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट का सिंबल लिखोगे, नीचे एटॉमिक नंबर होगा, ऊपर मास नंबर होगा। मसलन ये कार्बन है, कार्बन का ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर 12, ये एक आइसोटोप इसका, ये कार्बन 6, ठीक है, 6 और 13, ये कार्बन 6 और 14। तो नीचे क्या है, नीचे क्या है, ये एटॉमिक नंबर है 6 और 6, लेकिन मास नंबर है। समझ आ गई यहाँ तक? इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरीन को लिखना चाहो तो क्लोरीन है, ये क्लोरीन 17 और 35। लेकिन हमारी जो केपीके का बुक है, मैंने और बुक्स में नहीं देखा है, और सही होगा इंटरनेशनल बुक्स वगैरह में या मकसद इंडियन की जो बुक्स वगैरह उसमें सही होगा। हमारी जो बुक में पीरियोडिक टेबल दिया है उसमें ये उल्टा लिखा है और ये ठीक नहीं है, क्योंकि यही केपीके बुक में जो एटॉमिक नंबर मास नंबर का टॉपिक उसको आप देख के यही सिंबल इस्तेमाल किया है, ये इस तरह एक्सप्लेन भी किया और इस तरह लिखा भी है। लेकिन पीरियोडिक टेबल को आप जब देखते हो तो उसमें ठीक नहीं है। अच्छा देखिए, ये जो है ये Z को नीचे लिखना है, एटॉमिक नंबर को नीचे लिखना है, और जो जिस चीज़ को नीचे लेकर जाए, सिंबल के नीचे लेकर जाए, उसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, और जिसको ऊपर लेकर जाए उसको हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो मास नंबर को हम ए ऊपर लिखते हैं, सुपर स्क्रिप्ट टू द लेफ्ट, और ये सबस्क्रिप्ट टू द लेफ्ट। सबस्क्रिप्ट नीचे लेकर जाए और सुपर स्क्रिप्ट जिसको ऊपर ले। फॉर एग्जांपल ये आपने देखा होगा कि ये एक स्क्वायर, तो ये क्या है, एक सुपर स्क्रिप्ट। लॉग में इस तरह, लॉग में इधर 2 लिखते हैं या इधर लिखते हैं 10, तो ये क्या है, सबस्क्रिप्ट टू द राइट। इस तरह बहुत सी जगह आपको नजर आएगा सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। इसका मतलब यही है, सुपर स्क्रिप्ट जिसको नीचे लेकर जाए, सबस्क्रिप्ट जिसको नीचे लेकर जाए, और सुपर स्क्रिप्ट जिसको ऊपर लेकर जाए। समझ आ गई? तो एटॉमिक नंबर को आपने सबस्क्रिप्ट में लिखना है सिंबल के, और मास नंबर को सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है सिंबल के टू द लेफ्ट। दोनों को लेफ्ट की तरफ लिखना है। समझ आ गई यहाँ तक? अभी ये देखें, जो ये मैं मिटाना नहीं चाहता, 6 और 12 मैंने डिपेंड किया। मास नंबर को ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर, और ये बराबर होता है एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन का, या हम ये कहते हैं कि मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन, यही इसका क्या है, सम ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। तो इस फार्मूले के साथ हम मालूम कर सकते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने क्या है। देखिए, ये 2 क्वेश्चन मैं करता हूं, बाकी आपने खुद करने। ये एक और लिखता हूं, यूरानियम 92-234, एक ये यूरानियम 92-235, यूरेनियम 92-238। ये 3 आइसोटोपिक फॉर्म है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है। ये मास नंबर अलग अलग इसलिए है कि इसमें न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है। अभी इसको अगर मैं मालूम करूँ कि किसमें इसका मास नंबर क्या है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, इसको किस तरह मालूम करूँ। तो देखिए, मास नंबर ऊपर जो लिखा है ये मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर जो नीचे लिखा है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। प्रोटॉन की तादाद कितनी है, प्रोटॉन की तादाद इसमें है
6, जो कि एटॉमिक नंबर के बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है 6। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी 6। न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो 12 माइनस 6, 12 माइनस 6। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये मालूम करना चाहूँ, ये न्यूट्रॉन को मालूम करना चाहूँ, तो ये Z इधर आएगा, माइनस होगा, A माइनस Z इज इक्वल टू न्यूट्रॉन नंबर। तो 12 से 6 माइनस करो तो एक 6 आते हैं। ये इसके लिए अगर मालूम करना चाहूँ तो एटॉमिक नंबर क्या है इसका? एटॉमिक नंबर 6, सॉरी मास नंबर क्या है? 13। एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, न्यूट्रॉन 13 माइनस 6 7। इसके लिए अगर मालूम करना चाहूँ तो मास नंबर क्या? 14। एटॉमिक नंबर क्या? 6, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, न्यूट्रॉन कितने? 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 8। ठीक है। इसके अलावा अगर इसके लिए मालूम करना चाहूँ, देखे इसका मास नंबर क्या है? मास नंबर इसका है 234। एटॉमिक नंबर क्या है? 92। प्रोटॉन कितने हैं? 92। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 92। लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं? तो न्यूट्रॉन को 230 क्या है? देखिए 234 माइनस 92, ये आपने करना है। तो ये आ जाता है क्या? 2 और ये 4 और 1 142। ठीक है। इसके लिए करना हो तो 235, ठीक है, 92 92 92 और ये आता है 142 और ये आता है क्या? 143। इसके लिए अगर करना हो तो क्या है? ये मास नंबर इसका है 238 92 92 92 और ये माइनस करके आता है 146 तकरीबन। तो ये आज का हमारा लेक्चर है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की, एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद को कहा जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और ये प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, मैंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है। और मास नंबर क्या कहलाता है? मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करो, मजमूआ बनाओ, ये क्या कहलाता है? मास नंबर। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाय Z। Z stands for Zal. Zal is a German word. And at mass number, also called nucleon number, also called atomic mass number, represented by A. It stands for atomic avaged. Atomic avaged. ये atomic avaged जर्मन वर्ड है। ठीक है। एटॉमिक वेट ही को कहा जाता है। इसके अलावा ये भी याद रखिए, बस आखिरी बात, मैं आपको वीडियो और लेंथी नहीं करना चाहता, कि मास नंबर, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या रिलेटिव एटॉमिक मास, इसमें फर्क है। ये मास नंबर और एटॉमिक मास एक बात नहीं है। मास नंबर देखिए, मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करो, इसकी सम को कहा जाए, तादाद की सम को कहा जाए मास नंबर। जबकि एटॉमिक मास, प्रोटॉन की मास, न्यूट्रॉन की मास और इलेक्ट्रॉन की मास कम है, लेकिन फिर भी अगर ले ले तो इन तीनों के मासेस को हम कहते हैं एटॉमिक मास, वो अलग चीज़ है। समझ आ गई? आज के लिए इतने ही। अगले लेक्चर में इससे बेहतर और अच्छी लेक्चर इंशाल्लाह तैयार करेंगे और डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। आपने हमारे इस चैनल के साथ जुड़ते रहना है, जो भी वीडियो आ जाए उनको देखना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अस्सलामु अलैकुम।